हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। साहित्य की महत्ता भाग 1 में हम साहित्य की महत्ता के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। अब पाठ आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ हम विचार बिंदु से करेंगे। विचार बिंदु: साहित्य पढ़ने की जरूरत क्या है? इसलिए कि साहित्य में सारा ज्ञान लिखा रहता है। सभी धर्मों, सामाजिक विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक उत्थान पतन, मनुष्य के सारे भावों और विचारों को साहित्य में पढ़ा जा सकता है। साहित्य सभ्यता की निशानी है, अर्थात साहित्य में विश्व का सारा ज्ञान लिखा रहता है। साहित्य में हम सभी धर्मों, सामाजिक विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक उत्थान पतन, मनुष्य के सारे भावों और विचारों को पढ़ सकते हैं। साहित्य मन का भोजन है। गंदा भोजन करने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वैसे ही घटिया साहित्य पढ़ने से मन में नीच भाव आते हैं। साहित्य मन का भोजन है। जिस प्रकार हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाते हैं, वैसे ही मन को अच्छा रखने के लिए हम साहित्य को पढ़ते हैं। जैसे खराब या गंदा खाना खाने से हमारा शरीर बीमार और अस्वस्थ हो जाता है, वैसे ही गंदा या घटिया साहित्य पढ़ने से मन बीमार हो जाता है। मन में घटिया और नीच भाव आते हैं। आगे देखिए, साहित्य में लोगों को राज सत्ता को बदलने की शक्ति है। साहित्य पतितों को उठाने वाला है, सभ्य को उच्च और ऊंचा बनाए रखता है। अच्छी भाषा और साहित्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा का उपयोग सर्वोत्कृष्ट है। दूसरी भाषाएं सीखी जानी चाहिए, पर अपनी सही उन्नति अपनी भाषा द्वारा ही होती है। मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है, अर्थात किसी भी साहित्य की भाषा यदि अच्छी और प्रभावशाली हो तो वह दूसरों को भी आकर्षित करती है। हम किसी भी भाषा के साहित्य से प्रभावित हो, पर हमें अपनी मातृभाषा का उपयोग सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें सभी भाषाओं को सीखना चाहिए, पर हमारी उन्नति हमारी मातृभाषा के द्वारा ही होती है। इसलिए मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि सर्वोपर है। आइए अब पाठ आगे बढ़ाते हैं। साहित्य की महत्ता: ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती, तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी ज्ञान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। जाति विशेष के उत्कर्षापकर्ष का, उसके उच्च नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है, तो उसके साहित्य ग्रंथों में ही मिल सकता है। अर्थात सभी ज्ञान को जब लिखित अवस्था में संचित किया जाता है, तब वह संचित कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भाषा में कितनी योग्यता थी या है, ये हम उस भाषा के साहित्य के द्वारा जानते हैं। किसी भाषा का यदि अपना कोई साहित्य नहीं है, तो वह रूपवती भिखारिन अर्थात सुंदरता से भरी हुई भिखारिन के समान है, जिसका कोई आदर नहीं करता। भाषा की शोभा, उसकी संपन्नता, उसकी ज्ञान मर्यादा सब उसके साहित्य पर ही निर्भर है। साहित्य में जाति विशेष का आरंभ से अंत तक का वर्णन लिखित रूप में होता है। साहित्य को पढ़कर ही हम जान पाते हैं कि किसी जाति विशेष में कितना उत्कर्ष बढ़ा या कितना अपकर्ष घटा, उसके ऊंच नीच भाव कैसे थे, उसके धर्म के प्रति विचार कैसे थे, उसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी जाति की ऐतिहासिक घटना चक्र कैसा था। इन सभी स्थितियों का प्रतिबिंब हमें उस जाति के, उस भाषा के साहित्य में देखने को मिलता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिख पड़े, आप निसंदेह निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य किंवा अपूर्ण सभ्य है।
कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल यह मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति इस समय कितनी या कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। साहित्य समाज का दर्पण है, आईना है। जिस प्रकार हम आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वैसे ही हम साहित्य में किसी जाति को देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जाति जैसा होगा, उसका साहित्य भी वैसा ही होगा। साहित्य के द्वारा ही हम एक जाति की सामाजिक शक्ति, उसकी सजीवता, उसकी आसक्ति, उसकी निर्जीवता, उसकी सभ्यता असभ्यता के बारे में जानते हैं। कोई जाति यदि अपने समय में शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ थी, पर यदि उस जाति विशेष में साहित्य का अभाव हो या उस जाति ने अपना साहित्य लिखा ही ना हो, तो यह मान लिया जाता है कि वह जाति असभ्य है और अपूर्ण सभ्य है, क्योंकि साहित्य रूपी आईना ही एकमात्र प्रमाण होता है जो ये निर्णय करता है, ये बताने के लिए कि वह जाति वर्तमान में कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। इस भाग में हम यहाँ रोकते हैं। पाठ की आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।